भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये वो क्रांतिकारी थे जो देश के लिए शहीद हो गए। इन तीनों शहीदों को पूरा देश जानता है। लेकिन दोस्तों, शहीदों की जिस तिकड़ी को पूरा देश आज याद करता है, असल में वो तिकड़ी नहीं, चौकड़ी थी। इन तीनों शहीदों के साथ एक और क्रांतिकारी थे जो उनके साथ फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़े, जिन्हें जेल हुई और भगत सिंह की शहादत के बाद उन्हें भुला दिया गया। दुख की बात यह है कि भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले इस क्रांतिकारी को इतिहास में आगे चलकर सही जगह भी नहीं मिली। उन्हें आजादी के बाद सिगरेट बेचने पर मजबूर होना पड़ा। कौन थे ये क्रांतिकारी, आज मैं क्यों इन पर बात कर रहा हूं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 8 अप्रैल 1929 वो तारीख थी जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। उनके साथ थे एक ऐसे मित्र जो देश की आज़ादी के लिए उनकी क्रांति के रास्ते में उनके साथ थे, लेकिन यही शख्स ऐसी गुमनामी में जिए कि आखिरी वक्त में उनको पटना के सरकारी अस्पताल में बिस्तर तक नहीं मिला था। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे भगत सिंह के साथ हमेशा रहने वाले बटुकेश्वर दत्त को उनके ही किस्सों से निकाल दिया गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, मैं आपको उनकी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त की मौत भी ऐसे ही गुमनामी में हो गई थी। 18 नवंबर 1910 के दिन बंगाल के वर्धमान जिले में बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था। ये वो वक्त था जब भारत में आजादी को लेकर आंदोलन चल रहा था। बटुकेश्वर दत्त के मन में भी बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी भावना तब भड़की जब एक दिन उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज भारतीय बच्चे को इसलिए पीट रहा था क्योंकि वो सड़क पर खड़ा था। जहां पर वो खड़ा था वहां पर उसे खड़े नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही 1919 में जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा असर किया था। यही वो घटना भी थी जिसने भगत सिंह को भी क्रांतिकारी बनने के लिए इंस्पायर किया था। बटुकेश्वर दत्त की देश प्रेम की ये भावना और भी ज्यादा तब बड़ी हुई जब 1924 में कानपुर के पीपीएन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। यहीं पर दोनों की दोस्ती भी हो गई। फिर भगत सिंह से मिलने के बाद दोनों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया। यह ग्रुप भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारियों का ग्रुप था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन लेकर उन्हें भगाना चाहता था। बटुकेश्वर दत्त ने कानपुर में इस ग्रुप के लिए काम करना शुरू किया। इस प्रोसेस में उन्होंने बम बनाना भी सीख लिया था। आगरा में उन्होंने एक बम फैक्ट्री भी चलाई थी। कुछ सालों तक चोरी छिपे इस संगठन का काम चलता रहा। आगे चलकर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में अमृतसर में एक प्रदर्शन हुआ। साइमन वापस जाओ! साइमन इस प्रदर्शन में विरोध कर रहे लोगों पर अंग्रेजों ने लाठियां चलाई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब के एक बड़े लीडर लाला लाजपत राय की लाठियों से चोट लगने की वजह से मौत हो गई। इस घटना से गुस्सा होकर भगत सिंह और HSRA के इन युवाओं ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की सोची। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कांड ने ब्रिटिश साम्राज्य के बीच खलबली मचा दी। इसके बाद एक और ऐसा ही ऐतिहासिक दिन भी आया। यह दिन था 8 अप्रैल 1929। इस दिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका और उसके साथ कुछ पर्चे भी फेंके। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, ये बम कम क्षमता के थे और इस तरह से फेंके गए थे कि किसी की जान न जाए। बम फेंकने के तुरंत बाद दर्शक दीर्घा से इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पेड़ के पत्तों की तरह पर्चे नीचे गिरने लगे। पहला बम भगत सिंह ने और दूसरा बम बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। हालांकि बम फेंकने के बाद भी वो भागे नहीं थे, वहीं खड़े रहे। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को अलग अलग पुलिस चौकी ले जाकर पूछताछ की गई। बाद में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई। जब तक बटुकेश्वर दत्त जेल में रहे तब तक वो और भगत सिंह अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे। लाहौर जेल में बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और यतीन्द्र नाथ ने जेल में कैदियों की खराब कंडीशन के खिलाफ 144 दिनों तक भूख हड़ताल की। इस दौरान यतीन्द्र नाथ की मौत भी हो गई। फिर दोस्तों 23 मार्च 1930 का दिन भी आया जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। उनकी फांसी के दिन को भारत में हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बटुकेश्वर दत्त अकेले रह गए। उन्हें बम फेंकने के मामले में काला पानी की सजा हुई और उन्हें काला पानी की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया।
भगत सिंह के साथ रहने वाले बटुकेश्वर दत्त देश की आज़ादी देखने के लिए जिंदा बचे रहे, लेकिन सारा जीवन उन्हें गुमनामी में ही बिताना पड़ा। 1939 में वो सजा काटकर जेल से बाहर आए। इसके तुरंत बाद उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया। अभी भी उनके क्रांतिकारी विचारों को जंग नहीं लगी थी। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जहां गांधी जी से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए, वहीं बटुकेश्वर दत्त भी गिरफ्तार कर लिए गए और एक बार उन्हें फिर जेल भेज दिया गया। आज़ादी के बाद जहां भगत सिंह को एक बड़े क्रांतिकारी शहीद की तरह याद किया गया, वहीं उनके दोस्त, उनके साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को कोई सम्मान नहीं दिया गया। उनकी वाइफ एक मिडिल स्कूल में जॉब करती थी और उनके पैसों पर ही घर का खर्च चलता था। जो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ कभी कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, उनकी गरीबी का आलम यह था दोस्तों कि वो पटना में कभी टूरिस्ट गाइड का काम करने को मजबूर थे, तो कभी सिगरेट की डीलरशिप का काम भी उन्हें करना पड़ा। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी इस नाम से किताब लिखने वाले अनिल बताते हैं कि एक बार जब पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे, तो इसके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई, तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगा। कहा जाता है कि ये बात जब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को पता चली, तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफी मांगी थी। बटुकेश्वर दत्त जी का बस इतना ही सम्मान हुआ दोस्तों कि 50 के दशक में उन्हें एक बार 4 महीने के लिए विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। बाकी वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी मोहताज थे। 1964 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। ये दिक्कत भी उन्हें काला पानी की सजा काटने के दौरान मिली थी। पटना के अस्पताल में उन्हें बिस्तर की सख्त ज़रूरत थी, जो उन्हें उस टाइम पर नहीं मिल पाया। फिर उनके दोस्त चमन लाल आज़ाद ने एक आर्टिकल लिखा अपने अखबार में और प्रेसिडेंट को खत भी लिखा। तब जाकर पंजाब सरकार ने उन्हें 1000 रुपए की मदद और दिल्ली या चंडीगढ़ में फ्री ट्रीटमेंट का ऑफर दिया। लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें तब तक दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी जब तक कि वो मरने के लिए बिल्कुल करीब नहीं आ गए। 22 नवंबर 1964 को जब दत्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, तो उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अपंग की तरह उस शहर में ले जाया जाएगा जहां मैंने बम फेंका था और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। दिसंबर में उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और 20 जुलाई 1965 को कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। मेरी नज़र में तो दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मरने के बाद अपने दोस्त भगत सिंह के बगल में दफनाए जाएं। इसलिए उनका अंतिम संस्कार भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुसैनीवाला में उसी जगह पर किया गया जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार हुआ था।